नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी वॉचमैन और हॉन्टेड सोसाइटी पे पहला कमेंट मयंक शर्मा जी ने किया था। मयंक शर्मा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शादी का फंक्शन हो रहा था जिसमें कि लड़के और लड़की की फैमिलियां आई हुई थीं। दोनों ही दक्षिण भारत से थे और उस फंक्शन को काफी ग्रैंड लेवल पे किया जा रहा था। उस फंक्शन में लड़के के परिवार के तरफ से उनकी दादी, उसके माता पिता और बाकी के लोग आए हुए थे। लड़की के परिवार के तरफ से भी उसके फैमिली के कुछ लोग आए हुए थे। दोनों अपने शादी को लेकर काफी खुश थे और उनके परिवार भी। इसी दौरान लड़के की दादी ने लड़की से बात की और बात के दौरान उन्होंने उससे कुछ ऐसी बातें कही जो कि लड़की को समझ में तो नहीं आई, लेकिन लड़की ने उसको वापस पूछना ठीक नहीं समझा। हालांकि ये दोनों, जो कि अब पति पत्नी होने वाले थे, ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज के वक्त से जानते थे और उनके फैमिली वाले भी ये बातें जानते थे कि दोनों कॉलेज के वक्त से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए इस शादी से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद लड़के की दादी ने अपने होने वाली बहू को एक सवाल और पूछा, जिसमें कि उन्होंने पूछा, क्या तुम कभी भारत आकर रहना चाहोगी हमारे गांव के पुश्तैनी मकान में? उसने सिरे से नकार दिया। उसने कहा, मैं कभी किसी फंक्शन के लिए तो वहां आके रह सकती हूँ, लेकिन अब मैं अमेरिका की लाइफस्टाइल और अमेरिका की जिंदगी को छोड़कर वहां कभी नहीं रह सकती। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है। खैर, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम मेरे घर की होने वाली बहू हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने खानदान के पुश्तैनी कड़े देना चाहती हूँ। वो कड़े, मतलब कंगन, काफी खूबसूरत और काफी भारी थे। वो सोने के तो बने हुए थे ही, लेकिन उसमें हीरा, पन्ना, मानिक, पता नहीं कौन कौन से महंगे रत्न भी लगे हुए थे। उस कड़े को, उस कंगन को देखकर लड़की काफी खुश हो गई और उसने खुशी खुशी उनके आशीर्वाद के रूप में उस कड़े को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उस कड़े, उस कंगन को देते वक्त दादी के मुंह पे, चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि उन्होंने कुछ अपना बोझ उस लड़की को दे दिया हो। उसके बाद सभी लोग शादी के कार्यों में बिजी हो गए और धीरे धीरे शादी संपन्न हो गई। शादी हो जाने के बाद उन दोनों के परिवार वालों ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए वहां से रवानगी की इजाजत ली। उन लोगों ने भी हामी भर दी। फिर सभी लोग वापस भारत चले आए, लेकिन वो दोनों वहीं काम किया करते थे। लड़का एक बहुत बड़े कंपनी में सीईओ लेवल पे बहुत अच्छी कमाई करता था, काफी ऊंचे पद पे और काफी सम्मानित पद पे था और उनके पास एक अपना घर, अपनी गाड़ी, जरूरत से बढ़कर उनके पास सब कुछ था। और जो पत्नी थी वो इंटीरियर डेकोर का काम करती थी। शादी से पहले तो उसका काम ठीक ठाक ही चला करता था, लेकिन जैसे जैसे शादी का समय पार होने लगा और इनके शादी को कुछ वक्त होने लगा, धीरे धीरे उस लड़की की भी मान प्रतिष्ठा में चार चांद लगने लगे। उसे भी अब लोग काफी ज्यादा जानने लगे थे। उसके काम को भी काफी सराहना मिलने लगी थी। ये सारी चीजें देखकर लड़का और लड़की ये सोच रहे थे कि दोनों के शादी को भगवान का आशीर्वाद मिला है, इसी वजह से दोनों फल फूल रहे हैं और साथ ही साथ उन दोनों की मेहनत ने भी रंग लाया है। दोनों काफी खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों अपने काम में बहुत अच्छे थे और साथ ही साथ दोनों को उस अच्छे काम का फल भी दोगुना मिल रहा था। इसी दौरान धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए
और एक दिन अचानक उनके गांव से एक फोन आया, जिस फोन ने इन लोगों को बेचैन कर दिया। फोन पे खबर आई थी कि लड़के की दादी की मृत्यु हो गई है। लड़का अपने दादी से बहुत ज्यादा अटैच था, इसीलिए वो रो पड़ा और उसे रोता हुआ देखकर लड़की भी व्याकुल हो गई। उसने उसे कहा, चलो जल्द से जल्द हमें गांव जाना है। लड़के ने तुरंत दोनों के टिकट्स किए और दोनों इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद फिर उनके सामने ही दादी का अंतिम संस्कार हुआ और बाकी के कर्मकांड शुरू हो गए। लेकिन इसी पूजा और कर्मकांड के दौरान बाकी के सारे रिलेटिव्स भी वहां जुटने लगे और उन्हीं रिलेटिव्स में से एक रिलेटिव थे जो कि इनके दूर के रिश्तेदार थे, जो पहले इन्हीं के कोठी नुमा मकान में रहते थे। सबसे पहले मैं इनके घर के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। इनका घर घर से बढ़कर एक हवेली जैसा था, जिनके पहले, दूसरे और तीसरे माले पे कई सारे कमरे बने हुए थे। तीसरे माले पे सिर्फ दादा और दादी रहा करते थे। दादाजी की मृत्यु कुछ समय पहले ही हो चुकी थी और अब दादी की मृत्यु के बाद उस मंजिल पे और कोई नहीं रहता था। लेकिन तीसरी मंजिल पे कुल 65 कमरे बने हुए थे। उन 65 कमरों में से 64 कमरों को कभी नहीं खोला जाता था। सिर्फ और सिर्फ या तो दादाजी या तो सिर्फ दादी जी ही उन 64 कमरों को खोल सकते थे, और वो भी किसी के आसपास ना रहने पे। लेकिन उन्हीं में से एक कमरे में दादी रहती थी, जो कि 65वां कमरा था तीसरी मंजिल का। दूसरे और पहली मंजिल पे भी ऐसे ही कई सारे कमरे थे और घर में कई सारे नौकर भी। वो लोग काफी रईस और काफी रसूखदार थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, बहुत प्रतिष्ठा थी। उनके आगे लोग नतमस्तक हुआ करते थे। लेकिन दादी का तो कुछ अलग ही जलवा था। दादी के सामने तो लोग बिना प्रणाम किए कभी निकलते ही नहीं थे, और लोगों ने ये भी कह रखा था और सुन रखा था कि दादा बहुत पहुंचे हुए और बहुत प्रतिष्ठित इंसान थे। इन्हीं चीजों के दौरान आए हुए रिलेटिव्स में से एक रिलेटिव, जो कि एक पीढ़ी पहले ही उनके परिवार से अलग हो गए थे, उन लोगों ने घर पे आते के साथ बहस शुरू कर दी कि क्या अब दादी के मरने के बाद घर में सारी चीजों का बंटवारा होगा। तो लड़के के पिता ने कहा, जो भी चीज का बंटवारा करना था वो माँ ने अपने रहते हुए में कर दिया था। अब तुम्हें किस चीज का बंटवारा चाहिए। उन लोगों ने कहा, हाँ, जमीन और घर का बंटवारा तो हुआ था, लेकिन वो जो खजाना तुम्हारे दादा दादी ने अपने तीसरी मंजिल पे छुपा रखा है, क्या वो तुम लोग अकेले ही डकार जाओगे। ये सारी बातें सुनकर लड़के के पिता ने कहा, कौन सा खजाना, जब हमें इतने साल में इस घर पे रहते हुए कभी कोई खजाना नहीं मिला और माँ ने भी इस बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, तो तुम किस खजाने के बारे में बात कर रहे हो। उन लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि अगर तुम्हें वो खजाना नहीं देना तो मत दो, लेकिन याद रखना, अकेले खाओगे तो पचा नहीं पाओगे। लड़के के पिताजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग किस खजाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य तो लड़के को और उसकी नई नवेली बीवी को हो रही थी, क्योंकि ये खजाने वाली बात ये थोड़ी अजीब थी। और दूसरी बात ये कि लड़की को पहले नहीं पता था कि लड़के का इतना बड़ा परिवार और इतनी बड़ी कोठी है, जिसमें इतने सारे कमरे, और ये लोग राजसी परिवार के जैसे रहते हैं। ये चीज देख के अभी वो सदमे से बाहर निकली भी नहीं थी कि खजाने वाले बात ने तो उसके दिमाग में और भी ज्यादा हलचल पैदा कर दी। फिर उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में अकेले में लड़के से पूछा कि क्या सच में तुम्हारे घर में कोई खजाना है। लड़के ने कहा, जितना तुम्हें मालूम है उतना ही मुझे भी। बचपन में ही मुझे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया गया था, तब से मैं कभी कभार ही यहाँ आया करता था।
हालांकि दादी के मैं बहुत नज़दीक था और दादी से मेरी काफ़ी बातें भी हुआ करती थीं, लेकिन इंडिया आना बहुत कम हुआ करता था, तो मुझे इस घर के बारे में भी पूरी बातें पता नहीं हैं। इस घर के तो कई सारे ऐसे कमरे हैं जिन्हें मैंने कभी अंदर से देखा तक नहीं, तो मैं कैसे जानूंगा ये सारी बातें। लड़की ने ये बातें सुनकर सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी बातें अब भी चल रही थीं। उसके बाद जब सभी लोग नीचे पहुंचे तो खाने का प्रोग्राम चल रहा था। सभी बिना मन के खाना खा रहे थे, क्योंकि रिलेटिव्स जो आए हुए थे उन सभी को इनके दौलत, इनके संपत्ति और पैसों से मतलब था। किसी को दादी से लगाव नहीं था। अगर किसी को दादी से लगाव था तो वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को और उसके पिता को और उसके अपने परिवार को। बाकी सब तो सिर्फ कुछ हथियाने आए थे जिसके हाथ में जो पड़ जाए। लेकिन अब सभी लोग आ गए हैं तो सभी की मेहमान नवाजी तो करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ वो लोग दादी के मृत्यु पे आए थे, तो जो भी कर्मकांड और बाकी की चीजें हैं उन सब के हो जाने तक तो उनको वहीं रखना था। उसी बीच किसी और रिलेटिव्स ने कुछ और कहा। किसी ने कहा कि अब तीसरी मंजिल को तुड़वा के रेनोवेट करवा लो। किसी ने कहा कि अब पूरे के पूरे मकान को ही तुड़वा कर रेनोवेट करवा लो। सब अपनी अपनी सलाह देने लगे, लेकिन इन सारी बातों को सुनकर लड़के के पिता ने कहा, तुम लोग अपना मुंह बंद करके चुपचाप जो करने आए हो वो करो और निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता की यादें इस घर से इस तरीके से जाएं। मैं कुछ भी तोड़वाना नहीं चाहता या कुछ भी नए तरीके से बनवाना नहीं चाहता। जैसे मेरे माता पिता ने इस हवेली को संजो के रखा था, मैं उसी तरीके से संजो के रखना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर सभी चुप हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें गुस्सा आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें चलती रहीं और सारे कर्मकांड खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर को लौट गए। सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद एक दिन जब शाम को ये सभी अपने हॉल में बैठे हुए थे, तभी नौकर ने आकर पूछा, तीसरी मंजिल पे क्या दिया जलाना है? ये बात बहू को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उनके घर में अच्छी खासी बिजली की सुविधा उपलब्ध थी, तब भी ऊपर दिया क्यों जलाना था? फिर अब ये सारा बागडोर उनकी माँ, मतलब लड़के की माँ संभाल रही थी। उसने कहा, नहीं तुम रहने दो, अगर लगा तो मैं खुद जाकर वहां दिया जला दूंगी। उसके बाद लड़की ने अपने सास से पूछा, माँ वहां पे दिया क्यों जलता है? बिजली तो हर जगह है। फिर उसकी माँ ने कहा, ये दादा दादी शुरू से करते आ रहे हैं बेटा, इसीलिए कितनी भी रोशनी और लाइट होने के बावजूद तीसरी मंजिल पे कई सारे दिया जलाए जाते हैं। हालांकि तीसरी मंजिल पे दादा और दादी के अलावा ज्यादा किसी को जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हमारा तीसरी मंजिल पे जाकर दिया वगैरह जलाना सही होगा या नहीं। इसीलिए अभी हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। तब बेटे ने कहा कि अगर दादी वहां रोज दिया जलाया करती थी तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम वहां जाएं और दिया जलाएं। माँ ने कहा, बेटा इस बारे में बातें हम लोग कल करेंगे, अभी इस बात को जाने दो, क्योंकि अभी हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि जब तुम्हारी दादी ना ही बीमार थी, ना ही उन्हें कोई तकलीफ थी, ना ही कोई प्रॉब्लम, तो फिर वो आखिर मर कैसे गई, उनकी मृत्यु कैसे हो गई? लड़के ने पूछा, क्या दादी बीमार भी नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, तो फिर ये सब कैसे हुआ? माँ ने कहा, यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। खैर, ये दिया वगैरह जलाने का काम हम लोग कल देखेंगे। आज सभी खाना खा के सो जाओ। सभी लोगों ने खाना खाया। लड़के ने जब सोने की कोशिश की तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने दादी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो चुपचाप उठकर तीसरी मंजिल पे चला गया। उसने अपने दादी के कमरे को खोला, वहां दिया जलाया और कॉरिडोर में भी कुछ दिए लगा दिए। उसके बाद वो दादी के कमरे में जाकर एक एक चीज को छूने लगा और साथ ही साथ अपने दादी के बारे में एक एक चीजें याद करने लगा
क्योंकि दादी के साथ उसकी काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी। दादी के बारे में याद करते करते उसके आंखें छलक आईं और वो रोते रोते वहीं बैठा रहा। जब उसने समय देखा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। सुबह के 4 बज चुके थे। उसे उस फ्लोर पे कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस तो हुईं, लेकिन उसने किसी भी चीज़ पे ध्यान देना ठीक न समझा और जल्द से जल्द अपने कमरे में पहुंचने की कोशिश की। वो चुपचाप अपने कमरे में गया। उसने देखा अब भी उसकी बीवी सो रही है। वो चुपचाप जाकर अपने बीवी के बगल में लेट गया। अगले दिन सुबह सुबह उसकी बीवी को एक अजीब सा ख्याल आया। उसने अपने पति से पूछा कि क्या हम लोग तीसरी मंजिल का इंटीरियर करवा सकते हैं। हालांकि वो लड़की इंटीरियर डेकोरेटर ही थी, लेकिन तीसरी मंजिल के इंटीरियर पे उसके पिता ने कैसा बिहेव किया था ये अब भी उसे याद था। उसने अपने पत्नी को वही दिन याद दिलाया कि जब तीसरी मंजिल को रेनोवेट करने के लिए पिताजी को रिलेटिव्स ने कहा था तो पिताजी को कितना गुस्सा आया था। ये बात बोलकर लड़की को उसने चुप करा दिया, लेकिन लड़की कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने जाकर अपने सास से ये बात की। उस वक्त तो उसके सास ने यह कहकर उसे टाल दिया कि पहले अपने ससुर जी से बात कर लो, फिर ही हम लोग इस बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। फिर पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने कमरे में आकर अपने पति से कहा, अब सारी चीजें हो चुकी हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ से वापस चले, हमारे भी तो काम का नुकसान हो रहा है। पति ने कुछ सोचकर हामी भर दी और उसने जाकर अपने माता पिता से इस चीज की आज्ञा ले ली। आज्ञा मिलते के साथ लड़के ने टिकट करा लिया और जब उन दोनों को यहाँ से वापस निकलना था तो पता नहीं लड़की के दिमाग में क्या आया। उसने कहा, तुम जाओ, अभी मैं यहीं रहूंगी। लड़के को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वापस चलने के लिए तो उसी ने कहा था, फिर अचानक से अब उसे यहाँ क्यों रुकना है। लड़के ने उससे काफी पूछा, लेकिन लड़की ने पहले कुछ नहीं बताया। लेकिन लड़के के काफी जोर देने के बाद लड़की ने बताया कि मम्मी जी और पापा जी ने मुझे तीसरी मंजिल के इंटीरियर की हामी दे दी है। अब उनके रजामंदी से मैं तीसरी मंजिल का इंटीरियर का काम करने वाली हूँ, इसीलिए मुझे यहीं रुकना है। तो लड़के ने पूछा, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। लड़की ने कहा, पहले ये परमिशन मुझे नहीं मिली थी, मुझे ये परमिशन आज सुबह ही मिली। मैं तब से ही ये सोच रही थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी इंडिया में, मुझे शायद दोबारा नहीं मिलेगा, और वो भी अपने घर का। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैंने आखिरकार यही फैसला किया कि मैं यहीं रुककर पूरे तीसरी मंजिल का इंटीरियर का काम करूंगी। लड़के ने जब अपने माता पिता की तरफ देखा तो उन लोगों ने सहमति जताते हुए अपनी पलकें झपकाई, जिससे लड़का ये समझ चुका था कि उनकी भी मर्जी शामिल है इस चीज में। उसके बाद लड़का चुपचाप अकेले अमेरिका चला गया और लड़की यहीं रुक गई। फिर अपने सास ससुर के रजामंदी से उसने तीसरी मंजिल को जाके देखा और 65वां कमरा सबसे पहले देखा, जहां दादा दादी रहा करते थे। उस कमरे को देखकर और वहां के एंटीक सामानों को देखकर वो काफी एक्साइटेड हो गई। लेकिन जब उस कमरे की और उस पूरे के पूरे तीसरी मंजिल की विशालता उसने देखी तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक मंजिल पे 65 कमरों का क्या मतलब है। फिर उसने बाकी के कमरों की चाबी मांगी, लेकिन उसके माता पिता ने कहा, बेटा, हम लोग भी तीसरे मंजिल पे सिर्फ कभी कभार ही गए हैं और हम में से किसी को भी नहीं पता कि उन कमरों की चाबी है भी या नहीं। लेकिन हाँ, मुझे ये याद है कि बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी जब उन कमरों में जाया करते थे तो वो मुझे बाहर ही रुका दिया करते थे, वो मुझे अंदर नहीं जाने दिया करते थे। लेकिन उन्हीं 64 कमरों में से जो सबसे बड़ा कमरा है, जिस पे सबसे बड़ा ताला लगा हुआ है, उस कमरे में वो अक्सर पूजा किया करते थे। मुझे पूरी तरीके से तो नहीं पता कि उस कमरे में क्या है, लेकिन मुझे ये अच्छे से याद है कि जब भी पिताजी को कोई बड़ा अनुष्ठान करना रहता था तो वो उसी सबसे बड़े ताला वाले कमरे में ही जाया करते थे। लेकिन इन सारे कमरों की चाबी मैंने कभी नहीं देखी थी।
इसीलिए मुझे नहीं पता कि इनकी चाबियां है भी या नहीं, या इनकी चाबियां दिखती कैसी हैं। ये बातें सुनकर लड़की को थोड़ा मायूसी फील हुआ, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, एक एक करके धीरे धीरे मैं कमरे खोल ही लूंगी। उसके बाद लड़की ने एक टीम हायर की और वहां के इंटीरियर का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने वहां का एक कमरा खोला, जो कि दादी के कमरे के जस्ट बगल वाला कमरा था। उस कमरे को खोलने के बाद उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखी जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थीं। वहां पे एक भी गंदे का कण नहीं था। पूरा कमरा साफ सुथरा था। बहुत खूबसूरत बिस्तर लगा हुआ था और वहां पे पूजा पाठ की भी कई सारी सामान और चीजें रखी हुई थीं। और तो और ऐसा देखने से लग रहा था जैसे कि इस कमरे के खुलने के पहले तक यहाँ कोई रह रहा था। लेकिन अगर ये कमरे कई समय से खुले ही नहीं हैं, तो आखिर ये कमरे इतने साफ सुथरे और सजे संवरे से कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीजें सबको बहुत खटक रही थी, लेकिन काम तो करना ही था। उन लोगों ने पहले दिन पे उस घर की सारी मेजरमेंट्स और बाकी की चीजें ली। उस रूम के हिसाब से कर्टन्स और बाकी की चीजें को डिजाइन तैयार किया। ये सारी चीजें हो जाने के बाद लड़की ने हर किसी को अपने अपने काम समझा दिए। सभी अपने अपने काम को करने के लिए वहां से निकल गए और इस कमरे में लड़की ने जो भी देखा था वो सारी बातें अपने सास ससुर को जाके बताई। आश्चर्य तो उन्हें भी हुआ, लेकिन उन्होंने तीसरी मंजिल पर जाकर देखना सही न समझा। लेकिन ये लड़की उस कमरे पे जाने के बाद से, तीसरी मंजिल में जाने के बाद से काफी ज्यादा बेचैन रहने लगी और एक दो दिन बाद भी उसके टीम के कोई भी इंसान का कोई भी पता नहीं चल रहा था। काफी पता लगाने के बाद पता चला कि उसके टीम के कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ लोग पागल हो चुके हैं और कुछ गायब हो चुके हैं। लड़की को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा इतना अजीब तरीके से बिहेव करना, रात में अपने कमरे में सोने के बावजूद तीसरी मंजिल पे आंख खुलना और तो और इधर उधर रात में नींद में ही चलना, ये सारी चीजें तो अजीब थी, लेकिन इन लोगों का गायब होना तो इससे भी ज्यादा अजीब है। जब से इन लोगों ने तीसरी मंजिल में पैर रखा था और खास करके उस कमरे को खोला था, तब से सभी बहुत अजीब तरीके से, अलग तरीके से बिहेव करने लगे थे। खास करके ये लड़की, इसे तो क्या हो रहा था इसके साथ ये भी समझ में नहीं आ रहा था। कई बार तो इसे नींद में चलते हुए इसके सास ससुर ने भी देखा और तो और रोज ये सोती अपने कमरे में थी, लेकिन उठती तीसरी मंजिल के किसी जगह पे थी। ये सारी चीजें बहुत अजीब थीं। सास ससुर को भी ये सारी चीजें खटकने लगी। उन्होंने लड़की को काम रोक देने के लिए कहा, लेकिन लड़की अब खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसे अब इस काम से और तीसरी मंजिल से एक अजीब सा आकर्षण फील हो रहा था, जिसे वो झुठला नहीं पा रही थी। लेकिन ये सारी चीजें देखकर सास ससुर ने अपने बेटे को फोन लगा के सब कुछ बता दिया, जिसके बाद वो काफी परेशान हो गया और उसने इंडिया आने का फैसला किया। लेकिन इतनी जल्दी छुट्टी ना मिलने की वजह से उसे कुछ दिन के लिए अपने इंडिया आने के प्रोग्राम को टालना पड़ा। इस दौरान उसकी पत्नी हमेशा तीसरे फ्लोर पे ही जगती थी। वो सोती तो अपने कमरे में थी, लेकिन वो तीसरे फ्लोर पे ही किसी न किसी कमरे के बाहर लेटी हुई खुद को पाती थी। ये सारी चीजें अब बहुत ज्यादा अजीब हो चली थीं। यही सब करते करते एक दिन उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी और जब उसके सास ससुर ने उससे बातें की तो पता चला कि दादी ने उसके सपने में आके उसे कुछ कुछ बातें बताई हैं, लेकिन वो बातें उन्होंने शादी के वक्त भी उसे बताई थी, जिन बातों को वो समझ नहीं पाई थी। जब उसने ये बातें अपने अपने सास ससुर को बताई तो ससुर को इन बातों में कुछ अजीब सी चीज खटकने लगी, क्योंकि जो पहेली नुमा बात उनके माता ने अपने बहू को बताई थी, उस बात में बहुत सारे राज छुपे थे, जिसमें 64 दरवाजों के बारे में, 64 शक्तियों के बारे में और तो और उनके चाबी किसी डिजर्विंग इंसान को देने के बारे में, एक जिम्मेदारी के बारे में और कई सारी चीजों के बारे में बताया गया था। पिताजी ने
पूरे पहेली को सुलझाने की कोशिश तो की, लेकिन थोड़े ही बहुत चीजें उन्हें समझ में आई। फिर उन्हें याद आया कि उनके पिताजी काफी ज्यादा पहुंचे हुए इंसान थे, जिसके वजह से लोग उनके पास अपनी तकलीफें दूर करवाने आया करते थे। फिर काफी चीजें याद करने के बाद उन्हें याद आया कि उनके पिताजी की मृत्यु भी किसी इंसान को ठीक करते वक्त हुई थी। जब उन्होंने अपने पिताजी की डायरी और बाकी की चीजें खंगाली, तो उन्हें पता चला कि उनके पिताजी किसी के ऊपर भी आया हुआ साया, बुरी शक्तियों और भी कई सारी चीजों को हटा सकते थे। जिनके दौरान एक ऐसा इंसान उनके सामने आया जिसके ऊपर किसी ऐसी शक्ति का कब्जा था जिसे उतारना करीब करीब नामुमकिन था, और उस शक्ति को उतारने के लिए बस एक ही तरीका था। एक पूजा के दौरान या तो उनकी जान चली जाएगी, या फिर अगर वो उस इंसान की मदद नहीं करते तो उस इंसान की जान चली जाएगी। उन्होंने उस इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। इस वजह से भी लोग काफी इज्जत किया करते थे उनके और उनके परिवार की। लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें यह भी बताया था कि तुम या तुम्हारी पीढ़ी जब तक इस घर से जुड़ी हुई रहेगी, तब तक तुम्हारे इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, संपत्ति में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि दिन ब दिन वृद्धि ही होगी। इन सारी चीजों को जब उन्होंने ध्यान से देखा तो ये सच निकला, क्योंकि जब तक वो लोग उस घर में थे और उस खानदान से जुड़े हुए थे, तब तक उनके इज्जत, मान, प्रतिष्ठा में दिन प्रतिदिन वृद्धि ही हुई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजा था, लेकिन उसे भी बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशंस मिले। साथ ही साथ उसके किए हुए मेहनत का फल भी उसे काफी अच्छा मिलता था। और जब से ये लड़की इनके खानदान में शादी होकर आई थी, तब से इसके काम में भी काफी वृद्धि हुई थी, इसके भी मान प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई थी। अब इन लोगों को ये पता लगाना था कि इन सारी चीजों का राज क्या है, और उन 64 कमरों में, उन 64 दरवाजों के पीछे क्या छुपा है। इन्हीं सारी चीजों के दौरान उनका बेटा भी अमेरिका से छुट्टी लेकर इंडिया चला आया। जब उसे भी ये सारी चीजें पता चली और उसने भी बचपन से सारी चीजें याद करना शुरू किया, तो उसे भी ये समझ में आया कि उसकी दादी और हर कोई ये इनडायरेक्टली उसे हमेशा समझाता था कि तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हें नाकामयाबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तुम हमेशा अपने जिंदगी में कामयाब होगे, लेकिन तुम मेहनत से और दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटना। ये सारी चीजें देखते देखते एक दिन रात में उस लड़के को फिर से अपनी दादी की याद आई, और जब वो अपने दादी के कमरे में गया और उसने एक पुराने से संदूक को हाथ लगाया, तो वह संदूक खुद ब खुद खुल गया और उसमें उसे दादी की डायरी मिली, जिस डायरी को वो लेकर अपने कमरे में चला आया। सुबह में उसने अपने पूरे परिवार के सामने उस डायरी को पेश किया। जिस डायरी को पढ़ने का आदेश मिलते के साथ उसने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, जिस डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम्हारे दादाजी ने कई सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। उन्हीं सिद्धियों के वजह से आज हम लोगों का खानदान इतना ज्यादा फल फूल रहा है। जो भी जब तक इस खानदान से, इस घर से जुड़ा रहेगा, तब तक उसे सक्सेस मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोई इस खानदान का या फिर इस घर का अनादर करके यहाँ से जाएगा, उसे काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। यही हुआ था इनके उस रिलेटिव के साथ जो दादी के मरने पे आया था। पहले वो इसी घर में रहता था, लेकिन पैसों के लालच में उसने इस खानदान और इस घर का अनादर किया और इस घर को छोड़ के चला गया। तब से उसने अपने जिंदगी में बहुत सारी नाकामयाबी देखी थी, लेकिन ये लोग इस घर का और अपने परिवार का इज्जत बनाए रखने के लिए हमेशा कोशिशें करते रहते थे, दूसरों की मदद किया करते थे, इसीलिए इन्हें हमेशा कामयाबी मिलती थी। एक दिन रात में जब इस लड़के की बीवी सोई हुई थी, अचानक से वो रात में नींद में ही चलने लगी और चलते चलते जाकर उसने उस सबसे बड़े वाले कमरे में, जो सबसे बड़ा ताला लगा था, उसे खोलने की कोशिश शुरू कर दी। ये सारी चीजें देखकर लड़का भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा, लेकिन वो कुछ ना कहते हुए चुपचाप वहीं खड़े होकर ये सारी चीजें देखने लगा, क्योंकि उसे भी ये जानना था कि इस कमरे को खोला कैसे जाए।
तभी उसने देखा कि उसकी बीवी, जो कि रोज अपने कंगन को लाने के लिए कहा करती थी, रोज बस यही दोहराती थी कि मेरा कंगन कहाँ है, मेरा कंगन मुझे ला के दे दो। वो वहां से निकली और अपने कमरे से जाकर वही कंगन ले आई और उस कंगन को लाकर, वो एक पिन से कनेक्टेड था, उस पिन को निकालकर उसे एक अलग शेप में ढालकर और उसे उस ताले में जोड़ दिया और उस कंगन को घुमाते के साथ वो ताला खुल गया। इसका मतलब ये साफ था कि उस कमरे की चाबी वही कंगन था जो उसकी दादी ने उसके पत्नी को दिया था। लेकिन उन्होंने इस कमरे की चाबी आखिर उसे क्यों दी थी, ये अभी समझना बाकी था। ये तो समझ में आ गया था कि दादी ने कुछ सोच करके ही वो कंगन उस लड़की को दिया था, क्योंकि वही इस सबसे बड़े कमरे की चाबी थी। लेकिन उस कमरे को खोलने से पहले ही लड़के ने उसे जगाकर रोक दिया और उस ताले को वापस से लगा दिया। लड़की को जब होश आया तो उसे यह आश्चर्य हो रहा था कि वो यहाँ कर क्या रही है। उसके बाद उसने लड़के से सारी चीजें पूछी, लेकिन उसके सवालों के जवाब देने से पहले लड़के ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये कंगन ही इस कमरे की चाबी है? उस लड़की ने कहा, नहीं तो, क्या सच में यही कंगन इस कमरे की चाबी है? मुझे क्या तुम लगा के दिखाओगे? उसने कहा, अभी अभी तो तुमने मुझे दिखाया है। खैर, फिर उस लड़के ने वही तरीका अपनाया और उस कंगन को चाबी नुमा शेप देकर उस कमरे के ताले में लगाकर उस लड़की को दिखाया। लेकिन ये सारी चीजें देखकर लड़की के चेहरे पे आश्चर्य के भाव थे और उसके शक्ल को देखकर लड़के को साफ समझ में आ चुका था कि इसने अभी जो कुछ भी किया होश में नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं इसे ऊपर से कोई आदेश मिल रहा है, शायद दादी की तरफ से। उसने अपनी बीवी से पूछा, क्या तुम्हें दादी के सपने भी आते हैं? उसने कहा, हाँ, मुझे दादी के सपने करीब करीब रोज ही आते हैं। वो मुझे सपनों में क्या कहती हैं ये तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन रोज मैं खुद को तीसरी मंजिल पे ही पाती हूँ। शायद आज उन्हीं ने मुझे आदेश दिया था कि इस कंगन नुमा चाबी को जाकर उस ताले में लगाओ, और उसी को फॉलो करते करते मैं यहाँ तक चली आई। खैर, लड़की के ऊपर ज्यादा जोर ना पड़े, इसलिए लड़के ने उसे कमरे में चलने के लिए कहा और चुपचाप उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन अपने माता पिता को उसने सब कुछ बताया। फिर उन लोगों ने कहा, एक बार फिर से दादी की पहेली पढ़ो और साथ ही साथ इस डायरी को भी पढ़ो, इस कंगन को वहां रखो और सारी चीजों को साथ में मिलाकर देखो। जब उन लोगों ने इन सारी चीजों को एक साथ मिलाया तो पता चला इसके पीछे एक कहानी है। दादाजी ने 64 योगनियों को, योगनियां वो शक्तियां होती हैं जो देवियों की सेवा में लगी रहती हैं। जैसे दुर्गा माता की अलग योगनियां होती हैं, लक्ष्मी माता की अलग योगनियां होती हैं। टोटल 64 योगनियां होती हैं और वो बहुत ही शक्तिशाली शक्तियां भी होती हैं। उनको उन्होंने सिद्ध किया हुआ था। मतलब 64 की 64 योगनियों को दादाजी ने सिद्ध किया हुआ था। और तो और उन 64 कमरों में उन्हीं योगनियों को रहने के लिए स्थान दिया गया था। और उन 64 कमरों का यही राज था कि हर एक कमरे में एक योगिनी माता रहती थी, जिसके वजह से इनके घर पे भगवान की खुद कृपा थी। क्योंकि अगर देवी जी की सेविकाएं, काम करने वाली, कार्य करने वाली, हर कार्य को संपन्न करने वाली अगर आपके घर में है, तो आपके घर पे कोई भी बुरा साया असर नहीं कर सकता, और तो और आपका सिर्फ भला ही होगा। और उन्होंने तो अपने घर में हर योगिनी के लिए एक अलग कमरा बनवा के रखा था। और वो जो सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा ताला वाला कमरा था, वो 64 योगिनियों की रानी योगिनी का कमरा था। मतलब उन सारी योगिनियों में जो उनकी हेड थी, उनका कमरा था। और उन योगिनियों को आजाद करना या कैद करना किसी के हाथ में नहीं था। उन्होंने एक घर के सदस्य के जैसा उन्हें अलग अलग कमरे दे रखे थे। और उनके कमरों को खोलने के बाद जो उन शक्तियों को संभाल नहीं सकता, उनके साथ ये सारी चीजें होना तो आम बात है। क्योंकि वो शक्तियां इतनी ज्यादा पावरफुल थीं कि उन्हें कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता था। इसीलिए जो लोग इंटीरियर के काम में
उस लड़की के साथ थे उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि उन लोगों के संभालने के बाहर थी ये शक्तियाँ। लेकिन दादी जी ने कुछ सोच कर अपनी बहू को वो कंगन और ये जिम्मेदारी दी थी। फिर उन्हें याद आया कि लड़की से शादी के वक्त दादी जी ने यह भी पूछा था कि क्या तुम कभी इंडिया आकर रहोगी, और उसके ना कहने पे उन्होंने मुस्कुराते हुए वो कंगन दिया था, क्योंकि उन्हें शायद भविष्य दिखता था। उन्हें ये बात पता थी कि वो लड़की इंडिया ज़रूर आएगी और उसी के हाथों से ये कमरे खुलेंगे, वही आगे इस प्रथा को संभालेगी। और उन कमरों में दिया क्यों जलाया जाता था, अब ये भी समझ में आ रहा था। इनके धन धान्य की कभी कमी नहीं होती थी और लोग दिनों दिन प्रोग्रेस ही करते थे, ये भी अब समझ में आ रहा था। लेकिन आखिर दादी जी को इस लड़की में क्या नजर आया था? दादी जी ने कॉलेज के वक्त से ही इस लड़की पे नजर रखी थी, उन्हें इसका भविष्य नजर आ चुका था। और तो और ये जब इंटीरियर का काम करती थी तो उस चीज को भी उन्होंने ही अप्रिशिएट किया था, क्योंकि उन्हें शायद ये पता था कि घर के इंटीरियर के बहाने ही इन सारी चीज़ों को ये समझ पाएगी, जिसके वजह से आगे चल के उन्हें ये जिम्मेदारियों से मुक्त होने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये जानते बूझते ये कंगन उस लड़की को दिया था कि इस कंगन को देने के 6 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक अच्छे दावेदार की ज़रूरत थी। और उन्होंने इस लड़की में एक सही दावेदार देखा था। जो कंगन और जो जिम्मेदारियां उन्होंने अपनी खुद की बहू को नहीं दिया, उस जिम्मेदारियों को इस लड़की को सौंपने का कुछ तो कारण रहा होगा। अब ये बात सबको समझ में आ रही थी कि दादी जी हमेशा आगे की चीजें कैसे बता दिया करती थी, क्योंकि दादाजी में तो सारी शक्तियां थी ही, साथ ही साथ कुछ शक्तियां दादी में भी थीं। दादाजी को जब ये शक्तियां प्राप्त हुईं तो उन्हें उन योगिनियों के जो हेड योगिनी थी, उन्होंने वो कंगन दिया था और कहा था, तुम्हारे अलावा जिस पे तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके, उसे ले जाकर ये कंगन दे देना। दादाजी ने सीधे वो कंगन दादी को दिया, क्योंकि वो जानते थे कि दादी वो कंगन और वो जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकती हैं। लेकिन उन्हें इसके साथ ये भी बताया गया था कि जब तक वो कंगन अगले दावेदार को नहीं दिया जाएगा, तब तक उस इंसान की मृत्यु नहीं होगी, और जब उस इंसान को लगे कि सही दावेदार मिल चुका है, तभी वो कंगन वो दूसरे इंसान को दे सकता है। और जब तक वो कंगन उस इंसान के पास रहेगा, मृत्यु उसे छू भी नहीं पाएगी। इसीलिए जब दादी माँ को ये लगा कि उस कंगन का सही दावेदार मिल चुका है, तो उन्होंने वो कंगन उसे देकर मृत्यु को गले लगा लिया। ये सारी चीज़ें समझने के बाद उन लोगों ने सारे विधि विधान से सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी थी कि उन कमरों में क्या है, उन 64 दरवाज़ों के पीछे क्या है। और दादी माँ के सारे लिखे हुए चीज़ों से उन्हें सब कुछ समझ में आ चुका था। उन्होंने सारी पहेलियों को भी सुलझा लिया था, और अब उन्हें ये समझ में आ चुका था कि उस घर का रख रखाव कैसे करना है, और हमेशा इस घर को बनाए रखने के लिए लोग क्यों बोलते थे। उन दोनों ने भी अमेरिका को पूरी तरीके से बाय बाय कर दिया, और अब वो लोग भी अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते हैं। खैर, आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। मैंने पहले 64 योगिनी मंदिर जो कि एमपी में है उसके बारे में तो सुन रखा था, लेकिन किसी ने 64 योगिनियों को सिद्ध किया है, इस बारे में मुझे भी पहली बार पता चला है। आप लोगों को इस बारे में क्या मालूम है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।